नमस्कार, स्वागत है आपका। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। और निष्पक्ष न्यूज में आज पहली खबर होगी मणिपुर पर सवाल पूछने पर संजय सिंह सस्पेंड क्यों किए गए। और दूसरी खबर, संसद में चर्चा पर चीख पुकार, आमने सामने विपक्ष और सरकार। और अजीत पवार ने खुला खजाना क्या सिर्फ अपने ही विधायकों को है देना। और चौथी खबर होगी निष्पक्ष न्यूज में, क्या 10 अगस्त के बाद महाराष्ट्र का सीएम बदल जाएगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विश्लेषण। चलिए शुरू करते हैं निष्पक्ष न्यूज। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के दौरान सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल की शिकायत पर सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। हालांकि सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के आचरण को भी सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया, लेकिन उन्हें महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर मंगलवार को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में संजय सिंह का उग्र तेवर सत्ता पक्ष के बर्दाश्त के बाहर हो। सभापति ने जैसे ही संजय सिंह का नाम लिया, सदन के नेता ने संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की। और चंद सेकंड में ही सभापति ने सत्ता पक्ष की मांग को अमली जामा पहना दी। ध्वनि मत से सदन की राय लेकर कायदे कानून और परंपरा की पोशाक भी पहना। I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, संजय सिंह के निलंबन के महज आधे घंटे पहले ही एक और नोकझोंक। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ को टोका, सभापति ओब्रायन पर भड़क उठे। Take your seat first. No. Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. You are challenging the chair. विपक्षी सांसदों ने जब मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया, तब सभापति ने बताया कि उन्हें महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर कई नोटिस मिले। हालांकि सभापति ने बीजेपी सांसदों से मिले नोटिस के साथ पार्टी का नाम भी लिया, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से मिले नोटिस के जिक्र के दौरान उन्होंने सांसदों के साथ पार्टी का नाम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को उसमें आसन का पक्षपात नजर आया और उन्होंने सभापति को आईना दिखाया। डेरेक ओब्रायन ने जैसे सभापति पर उंगली उठाई, तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। सभापति डेरेक ओब्रायन पर आग बबूला हो उठी। Shri Harnath Singh Yadav, BJP, concern over atrocities against women in the state of West Bengal. Shri Malika Arjun Kharge, Dr. John Bitas, Shri A.D. Singh. Take your seat. Take your seat first. No. Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. You are challenging the chair.
सदन से निलंबित होते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बापू की शरण में पहुंच गए। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल समेत विपक्ष के दूसरे सांसद भी संजय के समर्थन में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। सबके चेहरे पर सत्ता के खिलाफ गुस्सा दिखा। जवाब तुमको देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा। सबने एक ही सवाल पूछा कि आखिर मणिपुर पर चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है? आखिर पीएम मोदी सदन में मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। इंडिया में जितनी पार्टी शामिल हैं, आप देख लीजिए, सबके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हम सब संजय सिंह जी के साथ हैं और गांधी के स्टैचू पे जाएंगे, ये मैं ऑफिशियली ऐलान करता हूँ। सब साथ हैं, बैठेंगे भी और रोजाना बैठेंगे। आपको लगता है कि उनका सस्पेंशन गलत है? 100% गलत है। तो फिर कैसे चलेगा संसद? संसद लंगड़ी हो गई। प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है क्या कि बताएं कि क्यों मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है? वो बताएं कि 80 दिन हो गए हैं और गृह मंत्री इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? जो मुखिया हैं कैबिनेट के वो देंगे ना। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन हो या WCD मिनिस्टर हो स्मृति ईरानी, इतनी जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे। 100 से ज्यादा FIR खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पर उन्होंने एक तरफ भी ये नहीं सोचा कि जाकर मणिपुर में देख कर आए वहां की महिलाओं का क्या हाल है। वो महिलाएं जो ट्रांजिट कैंप्स में रुकी हुई हैं, उनका क्या हाल है? न्यूज 24 से खास बातचीत में संजय सिंह ने दावा किया कि जब तक पीएम मोदी मणिपुर पर जवाब नहीं देंगे वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। कारगिल के योद्धा एक रिटायर्ड सूबेदार ने कहा, मैं देश की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? कब तक बैठेंगे यहाँ पे? कारगिल का योद्धा जिसने भारत माता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश, पूरी सेना इस पे शर्मसार है। जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री? कब तक आप इस तरह धरना प्रदर्शन? जब तक प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब नहीं देते, मणिपुर पे जवाब नहीं देते, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और भी सारी पूरी टीम इंडिया जो है वो इस मुद्दे पे साथ है और समय समय पे सब लोग यहाँ आएंगे। क्योंकि मुझे सस्पेंड किया गया है तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित करने के बाद विपक्षी दलों के सांसद लामबंद हो गए। विपक्षी खेमा के सांसद सभापति से मिलने पहुंच गए और दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति ने भी सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। इधर आम आदमी पार्टी भी अपने नेता के खिलाफ एक्शन को लेकर आक्रामक हो उठी। पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मंगलवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अहम मुद्दों पर साथ बहस नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा गुनाह संजय सिंह ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध संजय सिंह ने कर दिया कि उन्हें सस्पेंड करना पड़ा आज? क्या चर्चा की मांग करना कोई अपराध है? क्या मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना कोई अपराध है? क्या मणिपुर की बेटियों की चीखें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचाना कोई अपराध है? और अगर ये अपराध है तो फिर सिर्फ संजय सिंह को नहीं, पूरे विपक्ष को सस्पेंड करिए। प्रधानमंत्री जी को स्वयं को आकर या तो स्टेटमेंट देना चाहिए स्वयं सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया। मणिपुर जैसे हालात किस प्रदेश में है जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया? ये केवल अपने आप को बचाने का प्रक्रिया है। केंद्र में ना सिर्फ एक बहरी पर एक गूंगी और अंधी सरकार बैठी है। इनको ना अपने यूनियन मिनिस्टर RK रंजन जी की बात सुनाई दे रही है, जिनका घर इम्फाल में जला दिया गया है। इनको अपने भाजपा MLA जो साफ साफ कह रहे हैं कि स्टेट बीरेन सिंह जी कंप्लिसिट है इन दंगों में मणिपुर में, इनको किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो संसद में हमारी आवाज, संजय सिंह जी की आवाज अच्छे से गूंज रही है और इनको सुनना ही पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं मणिपुर पर चर्चा से भागने की जो सरकार की रणनीति है उसका एक परिणाम है और पूरा विपक्ष एकजुट है। हम विपक्ष के किसी भी सांसद के सस्पेंशन के खिलाफ हैं। मणिपुर पर चर्चा करिए, प्रधानमंत्री सदन में आए, अपना स्टेटमेंट दें और उसके बाद 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। अब संजय जी उसको देखेंगे, हमारे
लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। सस्पेंशन पीछे ले लो, सस्पेंशन क्यों किया है, क्या जरूरत है। बार बार हम सब लोग चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित कर रहे थे मणिपुर के बारे में, हमारी नोटिस थी 267, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, उनके सामने जाकर उनसे कहे। इतने लोग थे लेकिन संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। पूरे मानसून सत्र से संजय सिंह के निलंबन ने आम आदमी पार्टी को भले ही सत्ते में डाल दिया हो, लेकिन पार्टी के रुख से तो ये लग रहा है कि वो सजा को भी मौके के तौर पर उपयोग करेगी। देश भर में प्रदर्शनों के जरिए मणिपुर पर सत्ता के खिलाफ खुद को सबसे मुखर आवाज साबित करेगी। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने सामने है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो साथ ही पीएम मोदी से भी सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरकार मणिपुर के मामले पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दो, देश को गुमराह करना बंद करो, डाल के जंगल राज में हल्ला बोल, राजस्थान की सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सदन के बाहर प्रधानमंत्री बोले, सदन के भीतर रक्षा मंत्री बोले, लेकिन मणिपुर पर विपक्ष के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिनों तक सदन में हंगामा कर चुकी विपक्षी टोली बापू की शरण में पहुंच गई, लेकिन सत्ता पक्ष ने मानो पहले से ही प्लान तय कर लिया था। विपक्षी खेमा जब तक बापू की शरण में पहुंचता, बीजेपी के सांसदों की टोली राजस्थान में दलित अत्याचार को मुद्दा बनाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राजस्थान से लेकर बिहार, बंगाल में जिस तरह की महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्ष के सांसद हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने, चूंकि गांधी प्रतिमा के सामने भी बीजेपी सांसदों का जमावड़ा है, और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया के जो सांसद हैं, वो भी यहाँ पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के बाहर जो मंजर दिखा, अंदर भी उसका असर साफ दिखा। मणिपुर की घटना को लेकर दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के रवैये से नाराज सभापति एक्शन मोड में आ गए। चेयरमैन ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को चेतावनी दी, तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, टेक योर सीट। यू आर चैलेंजिंग द चेयर। यू आर चैलेंजिंग द चेयर। राज्यसभा में विपक्ष के कड़े तेवर और सभापति के एक्शन के तुरंत बाद संसद भवन में भी पीएम मोदी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष की बैठक हुई। गतिरोध को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के साथ मंथन किया। हालांकि अंदर क्या क्या बातें हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर बाद लोकसभा में हाजिर हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में मणिपुर पर चर्चा 2 नियमों के बीच अटकी है। विपक्षी दल चाहते हैं कि मणिपुर पर संसद में चर्चा नियम 267 के तहत होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए नियम 176 ही सही है। ऐसे में सवाल है कि इन दोनों नियमों में अंतर क्या है। राज्यसभा की रूल बुक के पृष्ठ संख्या 92 में इस बात का जिक्र है
कि नियम 267 के तहत सदन में जो चर्चा होगी उसमें सदन के पहले से तय एजेंडे को निलंबित कर दिया जाता है। सार्वजनिक मुद्दे पर बहस के लिए सभी काम को रोक दिया जाता है। इस नियम के तहत अनिश्चित काल तक बहस हो सकती है। चर्चा के बाद मुद्दे पर वोटिंग का भी प्रावधान है। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर व्यापक बहस चाहता है और चर्चा के बाद मतदान के जरिए संसद में इस मुद्दे पर वोटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहता है। लेकिन सत्ता पक्ष आखिर नियम 176 के तहत ही चर्चा क्यों चाहती है? आखिर इसमें किस तरह की चर्चा होगी? राज्यसभा के रूल बुक के मुताबिक नियम 176 के तहत सदन में विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। इसमें सभापति की सहमति से ही सदस्य नोटिस दे सकते हैं। नोटिस के साथ कारण देना जरूरी होता है, तो साथ ही 2 सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। सबसे अहम बात यह कि नियम 176 के तहत होने वाली चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा तक नहीं हो सकती। यही नहीं, इसमें वोटिंग भी नहीं होती। यानी सत्ता पक्ष मणिपुर के मुद्दे पर 2.5 घंटे से ज्यादा की चर्चा नहीं चाहता, तो साथ ही साथ वो इस मुद्दे पर वोटिंग से भी बचना चाहता है। यही वजह है कि विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या मणिपुर के सिवा दूसरे राज्यों में महिलाओं से अत्याचार नहीं हो रहे? राजस्थान में दलितों की हालत दयनीय है, इस पर सदन में चर्चा क्यों ना हो? गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। मणिपुर इश्यू बहुत बड़ा इशू है, एक छोटा मोटा इशू नहीं है। मॉब रेपिंग, मॉब ये हरासमेंट ये हो गया है, तो इसीलिए इसको जरूरत है कि डिस्कशन की और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे समझ में नहीं आया। हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ? वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या है? ये विषय, ये मांग करने का अधिकार हमारे है। जहाँ सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, अगर उस समय सदन में आके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद एक सुमोटो बयान पेश करे तो आसमान तो टूट नहीं पड़ेगी ना। लेकिन ये मतलब ये आड़े हुए हैं, इस तरह के आड़े पनिया एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? गवर्नमेंट का आंख और कान, उनके बोलने के बाद कम से कम अगर थोड़ी भी संवेदना बची है, लोक लज्जा बची है प्रधानमंत्री जी के मन में, तो वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर। जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो रोज सुबह से शाम तक 5 बार कहते हैं कि हम देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं और मणिपुर में जो घटना हो रही है उससे देश शर्मसार हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी सदन में आके बताइए तो कि मणिपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ। जवाब एक बार स्टेटमेंट तो दीजिए। बात करते हैं मणिपुर की और अपने बैकयार्ड को, अपने खुद के राज्य को टोटली भूल जाते हैं, तो ये उनका दोहरा मापदंड है जो आज मैं आपके सामने उनका भांडा फोड़ता हूँ। राजस्थान जो आज बात कर रहे हैं सभी मणिपुर की, राजस्थान 3 साल से महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, 3 साल से लगातार। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष भी चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके सदन में रार ठनी है। सत्ता पक्ष की कोशिश गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुद्दों को भी मणिपुर के साथ नत्थी कर देना है, जबकि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहता है, क्योंकि मणिपुर के हालात बिल्कुल अलग है। मणिपुर उबल रहा है, मणिपुर अब भी सुलग रहा है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार,
दिल्ली, न्यूज 24। महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय की कमान संभालने के बाद विधायकों के फंड वितरण को लेकर अजीत पवार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एनसीपी के विधायकों के साथ ही शिंदे सेना और बीजेपी के कुछ विधायकों को भी फंड देकर खुश कर दिया है। हालांकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने फंड देने में भेदभाव को लेकर नाराजगी का इजहार किया है, तो वहीं शिंदे गुट और बीजेपी के जिन विधायकों को फंड नहीं मिला है वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय हथियाने के महज एक हफ्ते के भीतर ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने गुट के एनसीपी विधायकों के लिए सरकारी खजाना खोल चुके हैं। सूबे की तिजोरी की चाबी मिलते ही अजित पवार ने इन विधायकों के लिए फंड की बरसात कर दी। पवार ने एनसीपी के बागी विधायकों के चुनाव क्षेत्र में विकास के कामों के लिए 25 करोड़ से ज्यादा के फंड पर मंजूरी की मुहर लगा दी और इसके लिए 1500 करोड़ की पूरक मांग का प्रावधान भी कर दिया। अजित पवार ने अपने गुट के एनसीपी विधायकों पर तो फंड की बारिश की, शिंदे गुट के कुछ विधायकों को भी फंड देकर खुश कर दिया। किसका कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं, जो है वो सबको समान हिस्सा दिया है, इसलिए किसका भी कहना नहीं है और कुछ नहीं है। हम लोग जो हमारे मतदार संघ के जो काम दिए थे वो काम सब आए हैं, इसलिए अभी बाकी कुछ बोलने की बात है नहीं। कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी, वो टाइम हमको कुछ नहीं मिलता था, हमने उसके बारे में कभी जिक्र भी किया नहीं। और वो चाहते कि हम सत्ते में ना रहते हुए भी उनको ज्यादा निधि मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं, ना दिया जाता है। अजित दादा ने जो अभी निधि का बंटवारा किया है, वो निधि का बंटवारा शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी के सभी आमदारों को समान किया है, उसमें कोई दूजा भाव किया नहीं है। अजित पवार ने शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के विधायकों को फंड देने में कंजूसी की है, जिससे विपक्षी विधायक नाराज हैं और वो इस मुद्दे को सदन में उठाने वाले हैं। जिस प्रकार अब की सरकार ने जो फंड है, निधि है, जो कुछ विधायकों के ही मतदार संघ में दिए, जो शिवसेना के उद्धव जी के साथ है, जो कांग्रेस के है, इनके ज्यादातर विधायकों को कौन सा भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए निधि आवंटन नहीं किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता टैक्स पेयर है, जनता के टैक्स से ही डेवलपमेंट होता है और जिस विधायकों के क्षेत्र में विकास निधि नहीं दी गई, उस एरिया के जो नागरिक है वो कोई टैक्स नहीं भरते हैं। देवलाली की महिला विधायक सरोज अहीरे के चुनाव क्षेत्र में अटके हुए विकास के काम के लिए अजित पवार ने 40 करोड़ का फंड दिया है। सरोज अहीरे ने पहले शरद पवार का समर्थन किया और फिर बाद में पाला बदलकर अजित पवार के समर्थन में आ गई। अजित पवार के बगावत के बाद उनके गुट ने शरद पवार गुट के कद्दावर नेता जयंत पाटिल को टारगेट किया था, लेकिन अजित पवार ने पाटिल के चुनाव क्षेत्र के विकास कार्य के लिए फंड देकर सबको चौंका दिया है। अजित पवार ने उनकी बगावत में साथ देने वाले विधायक हो या फिर शिंदे गुट के विधायक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, इन्हें अच्छा फंड दिया है। एक तरफ अजित पवार ने अपने विधायकों को तो संभाला है, लेकिन पार्टी में रह के उनके घोर विरोधी रहे जयंत पाटिल को अच्छा फंड देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ उनके घोर विरोधी डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ को फंड ही नहीं दिया है, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी के जो विधायक है उनमें नाराजगी होना लाजमी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 2024 की चुनावी फाइट के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी खुद को संगठित करके इंडिया नाम से बीजेपी और मोदी के खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस पूरी तैयारी में कांग्रेस पार्टी अचानक से लाइमलाइट में आई है और कांग्रेस पार्टी का पुराना नाम नए नवेले गठबंधन और उसके छोटे छोटे दलों को परेशान कर सकती है।
इंडिया गठबंधन की एकता में कांग्रेस किस तरह सेंध अपनों संग कैसे बनेगा बंटवारा, सीटों का गणित होगा गवारा। इंडिया में आईएनसी करेगी खेला, एनडीए से टक्कर आसान होगा। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि अगली बैठक मुंबई में होगी और मुंबई में ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्यों में खास गठबंधन को अमली जामा भी यहीं पहनाया जाएगा। लेकिन हकीकत देखी जाए तो ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। करीब 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर लड़ाई के केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक चेहरा चुना जाना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पांचों राज्यों में 161 सीटें। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि इन सब के बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन का वजूद कितना मजबूत होगा, इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं दी जा सकती है। अभी तो केवल औपचारिक मुलाकातें ही हो रही है ना, कोई ठोस परिणाम तो निकला नहीं। शरद पवार से लोग मिले, शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा। पहले तो कांग्रेस को अपने वजूद को फिर से पनप पाना पड़ेगा, फिर हम इस पर बात कर सकेंगे। पहले ही कहा गया करीब 145 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस देश भर में, जहां कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट होगी। ये तो मान के चलना पड़ेगा और सबको ये एक्सेप्टेबल भी है, मालूम भी है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो पूरे देश भर में, हर प्रदेश में चाहे कितनी भी बदतर हालत कांग्रेस की हो, लेकिन मौजूदगी तो है उसकी स्टेट पे ना। तो ऐसे में ये सोचना कि उससे कोई गठबंधन क्या करेगा, जाहिर है जहाँ पे जो पार्टी नहीं है वो वहाँ पे नहीं लड़ेगी। संभावनाएं हैं कि इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक स्वतंत्रता दिवस के बाद हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में भी सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन घटक दल अभी से राज्यवार आकलन करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकता की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सीट एक उम्मीदवार के पुराने फॉर्मूले के तहत की थी। इसमें 1989 के लोकसभा चुनावों जैसे एक सीट पर विपक्षी गठबंधन का कोई एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन एक कैंडिडेट का चुनाव ही विपक्षी गठबंधन के लिए असल परीक्षा है, जहां उसकी गाड़ी फंसती दिखती रही है और कांग्रेस की पुरानी धार गठबंधन के छोटे छोटे दलों के लिए किलर मशीन बनती दिख रही है। जितने भी राज्य में छोटे छोटे दल हैं, उनका अपने कुछ खास सीमित इलाकों में असर है। अगर कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती है, उन्हें सीट देने में आनाकानी करती है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को छोटे दलों को साधने के लिए उनको सीट शेयरिंग में उचित स्थान देना पड़ेगा। कांग्रेस छोटे दलों को नकार कर अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सकती। ये खतरनाक अगर साबित होगा तो बीजेपी के लिए होगा, खुद गठबंधन के लिए क्यों खतरनाक होगा, क्योंकि छोटे दल जब बाकायदा जब मिल करके बात हो रही है और सारी 26 पार्टियां जो हैं छोटी बड़ी, जाहिर है गठबंधन जब भी होते हैं उसमें छोटी बड़ी पार्टी हमेशा होती हैं, थोड़े मनमुटाव भी होता है, झगड़े भी होंगे, लेकिन घूम फिर के अगर ये बना रहता है गठबंधन तो ये खतरा बीजेपी के लिए है, गठबंधन इटसेल्फ के लिए नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन को पहली चुनौती ही जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां गठबंधन में शामिल तीनों ही दल
कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इन राज्यों के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं, जहां तमाम सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन वो गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में इन तमाम दलों को एक साथ लाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और ये भी तय है कि विपक्षी एकता के इस गठबंधन में कईयों की कुर्बानी होना भी तय है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। आपको बता दें कि घाटी के 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे और ऐतिहासिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आप ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, जबकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। अब जब 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को एसपी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा करना और वोट शेयर हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो गठबंधन पर इसका बहुत बड़ा दबाव बनना तय है।